ओके, आज की क्लास में हम लोग बात करते हैं कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या होता है। उससे पहले हम लोग जानते हैं कि क्यों मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी को जरूरत पड़ी, क्योंकि एक्चुअल में जब किसी चीज की जरूरत पड़ी होगी तभी तो मैं इसको नया एक थ्योरी देना पड़ा। अगर जब मुझे जरूरत ही नहीं है तो क्यों हम थ्योरी देते हैं। जैसे मान लो कि इस समय आप लोगों के सामने जो है कोरोना आया। कोरोना का दवाई की वैक्सीन की क्यों जरूरत पड़ी, क्योंकि वो हमारे सामने समस्या बन के आए। तो उसी तरीके से जब एक समस्या आती है तो उसके सॉल्यूशन के लिए हम लोग क्या करते हैं, वर्क करते हैं। और जितनी बड़ी समस्या होती है तो उतना ज्यादा हम लोग क्या करते हैं, फोर्स करते हैं। पिछली क्लास में हमने आपको बताया था कि अगर एसपी हो, लॉन पेयर जीरो हो, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, लीनियर कहेंगे। और अगर आपको मैंने ये भी कहा था कि अगर sp2 हो तो ट्रायगोनल एंड क्या कह देंगे, बैंड कह देंगे। टेट्राहेड्रल होगा तो उसको हम लोग क्या कह देंगे, टेट्राहेड्रल, ट्रायगोनल, पिरामिडल एंड जो है बैंड कहेंगे। आप इस टेबल को जरूर याद रखिएगा। ट्रायगोनल अगर बाय पिरामिडल हो तो ट्रायगोनल बाय पिरामिडल सॉ हॉर्स, इसको अपने सी सॉ भी कहा था। याद आ रहा है? यस सर। झूला झूलेंगे। यस सर। हाँ, ऐसा झूला आदमी के साथ मत झूलना जिसका ओवरवेट हो। जैसे मान लो एक इधर साइड 10 केजी का है और इधर 20 केजी का, तो झूला झूल पाएगा क्या? ये क्या हो जाएगा, ऊपर ही आके गिर, जैसे खड़ा क्या हो जाता है, ऐसे फेंक देता है तो उसी के ऊपर जाके जो है गिर जाता है। तो हम लोग जो है सी सॉ पे जो है बराबर वाले या थोड़ा, हाँ जी आरुषि बोलिए आरुषि। ओके, ठीक है। उसके बाद जो होता है कैसा होता है, टी शेप होता है एंड लिनियर होता है। लास्ट वाला ऑक्टाहेड्रल होता है। अच्छा आप देखिए तो ऑक्टाहेड्रल बनता कैसे है, 4 प्लेन से बनता है। इसको जोड़ दीजिए। अब एक ऊपर है, 6 होते हैं, तो इसी को चारों तरफ से जोड़िएगा तो कैसा बनता है, 4 ऊपर में 4 नीचे में, तो ऑक्टाहेड्रल हो जाता है। अब एक हटा दीजिएगा तो क्या बन जाएगा, आपका जो है स्क्वायर पिरामिडल, यानी कि एक ही पिरामिडल बनेगा। लेकिन फिर से आपने एक हटा दिया तो स्क्वायर प्लेनर बन जाएगा। देखिए स्क्वायर प्लेनर बन गया। फिर से आपने एक हटा दिया, अब ये 4 था, ऐसा देखिए ये 4 था और मैंने इसको हटा दिया, तो अब देखिए कैसा बन गया, टी शेप बन गया। और इसी को मैं थोड़ा सा ऐसा कर देता हूं तो इस प्रकार से टी बन जाएगा। अब टी में से फिर से मैंने क्या करा, एक को हटा दिया तो कैसा बन गया, लीनियर। तो इस प्रकार से जो है इसके क्या बन जाते हैं, ये जो है सारे शेप बन जाते हैं। ये हमने पिछली क्लास में आपको बताया। ओके, कुछ बसपर थ्योरी की जो लिमिटेशन पढ़ लेते हैं कि क्यों एमओटी को आना पड़ा। तो इसके लिए कुछ लिमिटेशन है, तो उस लिमिटेशन को हम लोग पढ़ते हैं। वस्पर जो है ना, जो ट्रांजिशन एलिमेंट है, ट्रांजिशन एलिमेंट किसे कहते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट किसे कहते हैं, डी ब्लॉक के एलिमेंट को हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। अच्छा मुझे बता सकते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट किसे कहते हैं, एफ ब्लॉक एलिमेंट। ओके, उसको एफ ब्लॉक के एलिमेंट को हम लोग क्या कह देते हैं, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट कह देते हैं। ठीक है, ओके, आप लोगों को पता भी था। तो अकॉर्डिंग टू द वस्पर थ्योरी, इसको कह रहा था कि वो जो है ना ट्राइगोनल, पेंटागोनल, बाय पिरामिडल, ठीक है। जबकि इसकी स्ट्रक्चर जो है ऐसा कुछ था ही नहीं, जिस कारण से ये क्या हो रहा था, ये थ्योरी जो है क्या हो जा रही थी, गलत हो जा रही थी। फिर उन्होंने कहा कि जब आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज होंगे तो उनकी भी जो इन्होंने क्या कहा कि पेंटागोनल बाय पिरामिडल, जो कि ये सारी चीजें जो है उनकी क्या थी, गलत थी। ओके, अब हम बात करते हैं, दो छोटे छोटे क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछता है कि HCFO4। अच्छा मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं, मुझे बताइए हाइब्रिडाइजेशन का फॉर्मूला क्या होता है। बोलिए। 1/2। 1/2 हाँ बोलिए। वैलेंस रिएक्टिव चार्ज वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस प्लस नेगेटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज माइनस माइनस पॉजिटिव चार्ज प्लस माइनस पॉजिटिव चार्ज ओके प्लस मोनोवेलेंट
मोनोवैलेंट एटम। मोनोवैलेंट में किसे किसे लेना है? हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन। हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन। ठीक है, अगर ये दिख जाए तो उसको हम लोग को क्या कर देना है? ऐड कर देना। ओके, अब आप लोगों को जो है फॉर्मूला पता है, मुझे बताइए। अच्छा, जो जेड ये निकलता है इसको जेड से भी रिप्रेजेंट करते हैं। जेड इक्वल टू क्या बताया था? लॉन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर। हाइब्रिडाइजेशन को जेड से भी रिप्रेजेंट करते हैं। जेड इक्वल टू क्या होता था? लॉन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर, या इसको आप नंबर ऑफ बॉन्ड प्लस लॉन पेयर भी लिख सकते हैं। यही तो होता है। चार्ज माइनस नेगेटिव चार्ज प्लस पॉजिटिव एटम, नंबर ऑफ प्लस मोनोवैलेंट। बिना कुछ डाउट है? जिनको डाउट है मुझसे पूछ लिया कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, अब हम एक एक करके निकालते हैं। सबसे पहले हम हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा? मैं सीधे फॉर्मूला लिख दूं, एच बी जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा? बोलिए। हाफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है? जेनॉन का 8 होता है। जितने भी नोबेल गैस होते हैं आप लोगों को याद होगा, हे, निहार, करो, जेरोक्स, रंगीन। हीलियम को छोड़ के बाकी सभी का जो होता है वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो जाते हैं? 8 हो जाते हैं। तो यहाँ पे वैलेंस 8 इलेक्ट्रॉन 8 हो गए। इस पे निगेटिव चार्ज कितना है? 0। 0 जीरो पॉजिटिव 0 चार्ज कितना है? 0 0। जीरो और 0 मोनोवैलेंट एटम कितना है? 4 4। 4 4 हो जाएगा। अब इसका लिखेंगे तो 8 प्लस 4 यानी कि 12। डायरेक्ट में लिख दूं 6। यस सर यस सर। अब इसका मतलब है कि जेड जो है आपका क्या आ गया? 6 आ गया। यस ठीक है, सर ओके। अब मुझे बताइए इसका हाइब्रिडाइजेशन 6 के लिए क्या लिखते हैं? sp3 3 D 2 ओके। अब मुझसे पूछा है कि लॉन पेयर कितने होंगे। अगर ये ध्यान से देखिए, इसके पास कुछ इस प्रकार से बन रहा होगा। यहाँ पे जो है 4 होंगे, हमारे पास क्या हो जाएंगे? यहाँ पे 4 है, और एक लॉन पेयर ऊपर, एक लॉन पेयर, सॉरी ये। तो टोटल लॉन पेयर कैसे निकालेंगे? अब कहोगे सर ये तो आपने स्ट्रक्चर पता था तो आपने बना दिया। हम ऐसे भी कर सकते थे। आपको मैंने एक बात बताई थी कि एटलीस्ट उतने तो सिग्मा बॉन्ड जरूर होंगे जितने एटम होंगे। तो यहाँ पे फ्लोरीन है तो यहाँ पे कितने सिग्मा बॉन्ड होंगे? 4। और टोटल आपका बॉन्ड पेयर प्लस लॉन पेयर 6 है, और बॉन्ड पेयर 4 है, तो यानी कि लॉन पेयर कितना हो जाएगा? 2 2 ओके, ये बात तो क्लियर हो गई। अब हमसे पूछ रहा है कि ज्योमेट्री क्या होगी। तो 6 के लिए ज्योमेट्री तो हमेशा फिक्स रहती है, ज्योमेट्री तो चेंज होती नहीं। चेंज क्या होता है? 6 सेट। तो ज्योमेट्री इसका 6 के लिए क्या लिखते हैं? ऑक्टा ऑक्टाहेड्रल ऑक्टाहेड्रल लिखते हैं। अच्छा मुझे बताइए इसका शेप क्या हो जाएगा? क्या आपको स्क्वायर प्लेनर दिख रहा है क्या? यस सर इसका शेप कैसा हो जाएगा? स्क्वायर प्लेनर। और यही नीट में पूछा गया था। एक्चुअली Xe4 का हाइब्रिडाइजेशन पूछा गया था। अब बच्चे क्या करते हैं? 4 है, ओहो, यानी कि जो है जेनॉन के साथ 4 बॉन्ड बन रहा है, और इस पे क्या मार देते हैं? sp3। मस्त खुश होके आते हैं, जबकि इसका आंसर क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने क्या करा? लॉन पेयर को एज अ काउंट नहीं किया, इसीलिए उनका जो है आंसर क्या हो गया? गलत हो गया। बोलिए, क्या आपको समझ में आ गया? यस सर ओके, सर ये जो आपने फॉर्मूला अब हम लिखा है बात ना करते हैं सर Xe3। किन्हीं को कुछ डाउट है? यस सर बोलिए। सर आपने जहाँ पे फॉर्मूला जो लिखा था, आपने लिखा था 8+0 प्लस की जगह यहाँ पे माइनस, सर आगे 8+0 प्लस तो माइनस बराबर आएगा। 0 को चाहे ऐड कीजिए चाहे माइनस कीजिए, लीजिए। साइन तो माइनस आएगा। तो 0 तो वैसे मैंने समझाने के लिए लिख दिया था, ठीक यस है, सर यहाँ पर इसका जरूरत नहीं है। 0 को प्लस माइनस कोई फर्क नहीं पड़ता। अब हमारे पास क्या है? XeO3 और क्या था? F2। हाँ, F2। अब मुझे इसका निकालना है, ठीक है। अब मुझे इसका निकालना है। अब मैं यहां पे क्या करूंगा? सबसे पहले मैं इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालता हूं।
HBZ। जेनॉन का हाइब्रिडाइजेशन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा 1/2 और इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है 8 और इस पे चार्ज नेगेटिव चार्ज कितना है 0, इस पे पॉजिटिव चार्ज कितना है 0, मोनोवैलेंट एटम कितना है 2 और बताइए कितना हो जाएगा 10 यानी कि 5 हो जाएगा। और 5 के लिए ज्योमेट्री क्या लिखते हैं S3D। अच्छा पहले हाइब्रिडाइजेशन लिख देते हैं ना, वेरी गुड। हाइब्रिडाइजेशन इसका जो हो जाएगा क्या हो जाएगा sp3D हो जाएगा। ओके अच्छा इसकी ज्योमेट्री क्या हो जाएगी 5 के लिए क्या लिखते हैं ट्राइगोनल बाय ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। वेरी गुड। अच्छा इसका शेप क्या होगा शेप के लिए हमें क्या करना पड़ेगा लॉन पेयर निकालना पड़ेगा तभी तो पता लगेगा इसमें कितने बॉन्ड पेयर कितने लॉन पेयर है। चलिए अब आपको मैंने बताया कि 3 ये हैं 2 ये हैं तो यानी कि टोटल बॉन्ड पेयर कितने हो गए 5 हो गए। 5। अब मुझे बताइए कि हाइब्रिडाइजेशन जेड की वैल्यू कितनी होती है जेड इक्वल टू बॉन्ड पेयर प्लस लॉन पेयर और यहाँ पे Lone बॉन्ड pair। ये इसकी वैल्यू 5 है और बॉन्ड पेयर की भी 5 है तो लॉन पेयर कितना हो जाएगा 0। इसका मतलब है शेप भी कैसा हो जाएगा ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। तो यहाँ पे लॉन पेयर में लिख दो 0। यस सर। कैसा होगा ध्यान से देखिए XE और डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O और F। ठीक है अब इक्विटोरियल यानी कि कहां पे कहोगे सर किसको F को क्या हमेशा ऐसे लिखेंगे क्या ऐसे नहीं लिख सकते हमेशा याद रखना कि इक्विटोरियल पोजीशन पे जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी उसको लिखना और एक्सियल पोजीशन पे उसको लिखना जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी कम होगी। अगर इनकेस कभी आ जाए आपको पता लगेगा ना कि भाई किसको कहाँ लिखना है तो याद रखना कि इक्विटोरियल पोजीशन पे हमें क्या करना है उसको रखना है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो ज्यादा हो और एक्सियल पोजीशन पे उसको रखना है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो कम हो। ठीक है इतनी सी बात क्लियर है। यस सर। यस सर। ओके अब बात करते हैं VBT। VBT जो था ना वो बता नहीं पा रहा था कि कौन पैरामैग्नेटिक है कौन डायमैग्नेटिक है। मैं आपको समझाता हूं कैसे पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक निकालते हैं। याद रखना कि अगर जब टोटल इलेक्ट्रॉन इवन होंगे तो वो कैसा हो जाएगा डायमैग्नेटिक हो जाएगा। याद रहेगा। यस सर। और अगर टोटल इलेक्ट्रॉन भी बस एग्जांपल भी देनी ऑड होगा तो उसको हम लोग क्या लिखेंगे पैरामैग्नेटिक। ये मैं अपना तरीका बता रहा हूं इसको पहचानने का। ओके अब कहोगे सर हम कैसे पहचाने जैसे एग्जांपल के रूप में F2 के टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट करना। F2 में एक F में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 9। यस सर। एक F में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 9। तो 2 F में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 18। अच्छा मुझे बताइए 18 इलेक्ट्रॉन ऑड है या इवन है इवन इवन होगा तो ये कैसा हो जाएगा डायमैग्नेटिक डायमैग्नेटिक हो जाएगा। वेरी गुड। अच्छा मैं आपसे पूछूं मुझे बताइए F2 माइनस अब कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे एक इलेक्ट्रॉन तो आ गया माइनस का मतलब क्या होता है एक इलेक्ट्रॉन आ गया। अगर आ गया तो इस पे टोटल ये तो कितने हो जाएंगे हो जाएगा 19 पैरामैग्नेटिक हो जाएगा पैरामैग्नेटिक। ठीक है। अगर मैं आपसे कहूं मुझे बताइए CO2 कैसा है डायमैग्नेटिक। डायमैग्नेटिक। ओके वेरी गुड।
कार्बन का 6, ऑक्सीजन का 8 इंटू 16, 16 इंटू 6 22, और 22 2 से डिवाइड है, ये कैसा हो जाएगा? डाईमैग्नेटिक। सॉरी, डायमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक नहीं नहीं, 22 है ना, डायमैग्नेटिक हो जाएगा। डायमैग्नेटिक हाँ, अब मैं आपसे कहूं, मुझे बताइए, किसको ले ले? मैं एक एग्जांपल के पहले सिंपल सा ले लेते हैं। NH3, NH3 मुझे बताइए कैसा है, पैरामैग्नेटिक है या डायमैग्नेटिक? पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक डायमैग्नेटिक कितने बच्चों का डायमैग्नेटिक है? सभी का डायमैग्नेटिक है? नो सर ठीक है, चलिए अब हम लोग जो है यहाँ पर से जो है इस प्रकार से निकालते हैं। नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7। और हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन के पास एक, तो 3 हाइड्रोजन के पास कितने हो गए? 3। तो यानी कि कितना हो जाएगा? 10। और 10 मुझे बताइए कैसा होगा? डाईमैग्नेटिक। डायमैग्नेटिक आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग क्या कहेंगे इसका राइट आंसर। अगर मैं कहूं डायमैग्नेटिक अमोनियम, ये मुझे बताइए कैसा होगा? पैरामैग्नेटिक यहाँ देखिए निकालते हैं, 7 + 4 + -1, क्योंकि एक निकल गया तो कितना हो जाएगा? 10। 10 सर, ये डाईमैग्नेटिक। डायमैग्नेटिक हो जाएगा। ठीक है, डायमैग्नेटिक होगा ना, 10 इलेक्ट्रॉन आया ना, 7 नाइट्रोजन रहता, हाइड्रोजन 4 थे तो 4 11, एक प्लस है तो यानी कि क्या हो जाएगा? निकल जाएगा। तो ये कैसा हो जाएगा? आपका जो है डायमैग्नेटिक हो जाएगा। अगर मैं आपसे कहूं H3O प्लस H3O हाइड्रोनियम आयन, अब मुझे बताइए इसका क्या होगा? डायमैग्नेटिक ओके, वेरी गुड, डायमैग्नेटिक। अब कहोगे सर सारे डायमैग्नेटिक ले रहे हो, पैरामैग्नेटिक के का एग्जांपल तो दे दो। ऑक्सीजन कितना होता है? 8 और -1, तो कितना हो जाएगा? 10। और ये भी कैसा हो जाएगा? डायमैग्नेटिक। अब आप के लिए मैं एक पैरामैग्नेटिक देके जो है खत्म करता हूं। NH3+ मैंने ले लिया, अब मुझे बताइए कैसा होगा? पैरामैग्नेटिक मैग्नेटिक हो जाएगा, बिल्कुल सही। इसमें कितना हो जाएगा? 7 3 10, और एक निकल जाएगा तो कितना हो जाएगा? 9। 9 क्या कहते हैं? पैरामैग्नेटिक कहते हैं। क्लियर है इतनी सी बात? ओहो, यस सर। अच्छा मैं एक छोटा सा पूछूं, मुझे बताइए O3 क्या है? डायमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक। डायमैग्नेटिक, क्योंकि कितना हो जाएगा यहाँ पे? 8 या 24, डायमैग्नेटिक हो जाएगा। अब आपको क्या ध्यान रखना है, क्या नहीं वीवीटी एक्सप्लेन कर पा रहा था, इन्होंने डाईमैग्नेटिक आएगा क्या बोले सर? O3 डाईमैग्नेटिक आएगा। हाँ, O2 जो होता है वो लगता है डायमैग्नेटिक, लेकिन एक्चुअल में ये क्या होता है? पैरामैग्नेटिक। ठीक है, आप जो सोच रहे हैं वो O2 होता है, ठीक है, पैरामैग्नेटिक। फिर आपको लग रहा होगा कि B2 देखिए 10 है, लेकिन ये कैसा है? पैरामैग्नेटिक है। सर वो अब वही चीज सर O3 डायमैग्नेटिक है। O3 पैरामैग्नेटिक दिया है। सर O3 O3 भी पैरामैग्नेटिक आएगा ना? ओके, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे O2 क्या हो जाता है? लगता है 16 है, लेकिन डायमैग्नेटिक होना चाहिए, ये होता कैसा है? पैरामैग्नेटिक। B2 10 होता है, और ये कैसा लगता है? यानी कि जो है डायमैग्नेटिक, लेकिन होता है क्या? आप याद रखना कि 10 और 16 लास्ट में जिसके इलेक्ट्रॉन होंगे उसको हम लोग क्या कह देते हैं? पैरामैग्नेटिक कह देते हैं। यस सर। ठीक है, ये इसका क्या था? एक्सेप्शन था।
जस्ट 1 मिनट। O3 डायमैग्नेटिक ही है, ठीक है। Yes, sir. इन्होंने गलत देख लिया होगा गूगल पे। O2 जो होता है, ओके ठीक है, O2 जो होता है और B2 आप लोग देख लीजिए, वो आपको पैरामैग्नेटिक मिलेगा। O3 जो है आपको डायमैग्नेटिक ही मिलेगा। चलिए कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे इट कैन नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी, ये जो है ना एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था कि जैसे कौन सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, H+, H और H-। इट कैन नॉट एक्सप्लेन द विच वन इज मोर स्टेबल, या इसके स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होगा। ये दो बातें जो है बीबीटी एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था। और जब ये नहीं कर पा रहा था, इसी को सॉल्व करने के लिए कौन आया, आपका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी आ गया। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी क्या कहता है, पहले मैं आपको समझाता हूं क्यों ये इंपॉर्टेंट है। जितनी भी थ्योरी पढ़ी थी सब में कुछ ना कुछ गलतियां हैं, लेकिन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी जो है उसमें अभी तक कोई गलतियां उतनी ज्यादा नहीं है अभी हम लोगों के जो सिलेबस में है, क्योंकि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी छोटी मोटी थ्योरी नहीं है। आप जब केमिस्ट्री में पढ़ते तो इसके लिए बहुत सारी चीजें, बहुत सारे बुक एमओटी पे लिखे गए। ये हम लोगों को बहुत ही, अगर जब मैं कहूँ 100% में से 0.1 या 2% पढ़ना है, सोच सकते हो कितना कम पढ़ना है। लेकिन फिर भी हमें कितनी सारी चीजें पढ़नी है 0.1% में, तो आपको मैं समझाता हूं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की जरूरत क्यों पड़ी। सबसे पहले तो ये तो आपको समझ में आ गया कि वीवीटी में जो है कुछ लिमिटेशन थी, जिस कारण से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की जरूरत पड़ी। क्या क्या लिमिटेशन थी, वीवीटी जो था वो डायमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था। दूसरा, स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्रोजन एटम की जो है या डिफरेंट एटम के जो है वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था। इसी कारण से हमें क्या करना पड़ा, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी को लाना पड़ा। ओके ओके सर, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी क्या बताता है। मैंने याद हो तो आपको बताया था कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो बताता है वो क्या बताता है कि जब आप एक मोतीचूर के लड्डू और एक बूंदी के लड्डू को मिला रहे थे तो उन्होंने कहा कि भाई दोनों की प्रॉपर्टीज आएगी। मॉलिक्यूलर ऐसा नहीं कहता, मॉलिक्यूलर कहता है कि आप दो चीज को मिला रहे हो, जो तीसरा चीज बनेगा उसकी प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगी। बोले इतनी सी बात क्लियर है। इन्होंने हाँ कि आप जो है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में क्या करते हैं कि अगर मिलाते हैं तो वहां पे आपका जो मॉलिक्यूलर बनेगा वो बिल्कुल क्या होगा, एकदम नए टाइप का जो है वो प्रॉपर्टी शो करेगा। ठीक है, ओके। अब मैं कहूं कि इसमें क्या क्या चीजें कही गई थी, तो मैं थोड़ी सी पहले आपको जस्ट जनरल जो है इंफॉर्मेशन देता हूं, फिर एक एक करके पॉइंट को एक्सप्लेन भी करेंगे। पहला कहता है कि एटॉमिक ऑर्बिटल जितने होंगे उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होंगे। जैसे 2 एटॉमिक ऑर्बिटल होंगे तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी 2 बनेंगे। ठीक है, अब फिर वो सेकंड थिंग क्या कहता है कि एटॉमिक ऑर्बिटल, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो होंगे या एटॉमिक ऑर्बिटल जो कंबाइन करके बनाएंगे, वो उनकी एनर्जी बिल्कुल नियरली सेम होनी चाहिए या तो नियरली सेम होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि एक की एनर्जी ज्यादा हो एक की एनर्जी कम हो तो वो जो है एक्सेप्ट नहीं करेगा। दूसरी बात, अभी कहोगे सर ये सारी चीजें मैं एक एक करके लिख के भी दूंगा, आप चिंता मत कीजिए, पहले मैं आपको एक बार जो है ना पूरी समरी बता रहा हूँ कि क्या चीजें जो है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में पढ़नी होती है, तभी तो आपको जो एक एक करके एक्सप्लेन करूंगा तो ज्यादा समझ में आएगा। फिर उन्होंने कहा कि इसके अंदर ना बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होते हैं, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं इलेक्ट्रॉन, और एंटी बॉन्डिंग होती है। याद रखना कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी क्या होती है, कम होती है कंपैरिजन टू एंटी बॉन्डिंग एनर्जी की। फिर आपसे कहा जाएगा कि इसके अंदर जो है 2 टाइप के बॉन्डिंग बनते हैं, या तो सिग्मा या पाई बनते हैं, और उसके अंदर एंटी और जो है
आपका क्या बनता है, मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग या बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं। ठीक है, इस प्रकार से इन लोगों ने ये सारी बातें जो है कही थी। अब हम एक एक करके एक्सप्लेन करते हैं क्या क्या कहा था। पहला पॉइंट क्या कहता है, द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन वेरियस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अगर किसी मॉलिक्यूल्स में है तो वो डिफरेंट डिफरेंट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन होंगे। ऐसा नहीं कि सभी के सभी एक ही में होंगे। अभी मैं आपको एक्सप्लेन भी करूंगा थोड़ी देर में कि कैसे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट होता है। जैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में एस में, पी में, डी में इसी तरह होता था। यहाँ पे क्या होगा कि सिग्मा में, पाई में, सिग्मा स्टार में, पाई स्टार में, इस प्रकार से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जो है पाया जाएगा। ठीक है, बोलिए यहाँ तक क्लियर है? यस सर। यस सर। अब हम बात करते हैं कि सेकंड, आपको मैंने एटॉमिक ऑर्बिटल बताया है क्या? यस सर। यस सर। कहाँ पे बताया था, यस बताइए सर। क्या होता है एटॉमिक ऑर्बिटल? मैंने आपको कहा था एस, पी, डी एंड एफ जो होते हैं वो क्या होते हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं, बैलेंस बॉन्ड में बताया था। ठीक है, अगर वो एटॉमिक ऑर्बिटल की जो एनर्जी नियरली सेम होगी तभी वो जाके क्या करेंगे, कंबाइन करेंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करेंगे। ऐसा नहीं, अगर मैंने क्या कर लिया कि 1s और 1s को रिएक्शन कराया कि इनकी एनर्जी बिल्कुल सेम है, तो ये क्या कर जाएंगे, इस प्रकार से बॉन्डिंग कर जाएंगे। अगर मैंने कहा कि क्या 1s 4s के साथ बॉन्डिंग करेगा क्या? नहीं। यस। हमेशा याद रखना कि हम लोग भी दोस्ती किसके साथ करते हैं, बराबर वाले या नियरली बराबर वाले के साथ। हम लोग कभी भी, अब आप लोग कभी भी दोस्ती जो है जो है बड़े बड़े अमिताभ बच्चन के जैसे, मान लो कि ऐश्वर्या राय की बेटी के साथ तो दोस्ती नहीं करोगे। अब वो भी 12th में, सॉरी वो 11th में है ना, जो भी हो, मुझे इतना नहीं पता। अब उसके साथ तो दोस्ती नहीं करते ना, हम किसके साथ नो करते हैं, सर। अपने नियरली वाले के साथ करते हैं। तो उसी तरीके से यहाँ भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल या एटॉमिक ऑर्बिटल भी तभी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करेगा जब नियरली उसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। ठीक है, ओके। अब हम बात करते हैं कि जब आप मान लो, क्या ये 1s 2p के साथ रिएक्शन करेगा क्या? नो सर। करेगा। यस सर। ये जो है क्या कर जाता है कि इसकी एनर्जी ना थोड़ी सी बिल्कुल आसपास होती है, जिस कारण से ये कर जाता है। मैं आपसे पूछूं, क्या 1s और 2s करेगा क्या? नो सर। नहीं करेगा, क्योंकि इसकी एनर्जी का डिफरेंस जो है No, काफी sir. ज्यादा हो जाता है। ठीक है, ओके। अब ये तो समझ में आ गया होगा कि एटॉमिक ऑर्बिटल जो होते हैं वो वही कंबाइन करेंगे जिसकी एनर्जी या तो सेम हो या नियरली क्या हो, सेम। बोले क्लियर है इतनी सी बात? Yes, sir. Yes, sir. अब वो कहता है Yes, sir. an electron in a molecular orbital is influenced by two or more nuclei depend upon the number of atom of molecules। वो कहता है कि जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होंगे वो डिपेंड करता है कि कितने एटम के मॉलिक्यूल से बन रहे हैं। अब जितना एटॉमिक ऑर्बिटल होगा उतना ही तो क्या होगा, यानी कि जो है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा। फोर्थ पॉइंट क्या कहता है, द बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल या द एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आर प्रेजेंट। मुझे बताइए कि किसकी एनर्जी ज्यादा होगी, बॉन्डिंग ऑर्बिटल की या एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल की? एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल की एनर्जी ज्यादा होती है। विच कैन फर्दर क्लासिफाइड सिग्मा बॉन्ड एंड एंटी बॉन्डिंग। अगर जब वो क्या हो, बॉन्डिंग होगा तो उसको सिग्मा कहेंगे, अगर जब वो सिंगल बॉन्ड बना रहा है, और उसी के अंदर क्या आएगा, एंटी बॉन्डिंग, पाई बॉन्डिंग एंड जो है क्या आएगा, एंटी बॉन्डिंग आएगा। फोर्थ पॉइंट को आपको मैं थोड़ी देर में और ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन करता हूं। अब देखिए, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे ये हाइड्रोजन है और इसके पास क्या है, 1s1 है। यहाँ भी हाइड्रोजन है और इसके पास क्या है, 1s1 है। ठीक है, अब देखिए इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है और इसके पास भी क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है।
अब ये क्या करते हैं कि यहाँ पे जाते हैं, एक इसको दे देते हैं, एक इसको दे देते हैं, यहाँ पे बनाते हैं। अब कहोगे सर आपको कैसे पता है ये बॉन्डिंग में? अच्छा, ये ऊपर वाले को हम लोग कहते हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, और इसको हम लोग क्या कह देते हैं? बॉन्डिंग, हाँ, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, ओके। इसको हम लोग एंटी बॉन्डिंग को सिग्मा स्टार, अगर जैसे सिग्मा बॉन्ड है तो, और इसको हम लोग क्या कह देते हैं? सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड बन रहा है। ओके, ये आपको थोड़ी देर में समझ में आएगी कि कैसे हम लोग जो इसको लिखते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो वैसे ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। हम थोड़ी देर में पहले इसके पॉइंट के बारे में बात कर रहे हैं। बॉन्ड ऑर्डर ना आपको क्या क्या चीजें बताता है, तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं, बीबी जो है क्या बन जाएगी? डी एस पी बन जाएगी। ठीक है, आप लोग याद रख सकते हो, कुछ भी नाम बना सकते हो कि जो है बबीता बबली जो है डीएसपी बन जाएगी। ठीक है, इस प्रकार से भी आप लोग याद रख सकते हैं। अब किसी का बी से नाम है, दो बी से, किन्हीं को आता है तो बताइए, किन्हीं का नाम नहीं है? हाँ, बंटी बबली डीएसपी बन जाएगी, वेरी गुड। तो आप इस प्रकार से भी याद रख सकते हो। एक बी का मतलब क्या होता है? बॉन्ड ऑर्डर, यही पूरे में हमें निकालना है। दूसरा बॉन्ड लेंथ, और डी से क्या हो जाता है? डायमैग्नेटिक, और पी से क्या हो जाएगा? अच्छा, एस बच गया, स्टेबिलिटी, कि किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है, इसी चीज को लिमिटेशन तो थी। और लास्ट में हमारा क्या आ जाएगा? पैरामैग्नेटिक। ये पांच चीजें जो है एमओटी हमें बताएगा, और ये पांच टाइप आपको कई बार जो है एग्जाम में क्वेश्चन देखने के लिए मिलता है। खास करके पूछा जाता है व्हाट इज द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ O2 F2 N2, पता नहीं किस टाइप के, वो कुछ भी पूछ देगा। आपको मैं दिखाऊंगा भी नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि आज हम लोग जो है सिर्फ बेसिक बेसिक बातें पढ़ रहे हैं। ओके, अब यहाँ पे आपको इस बात को याद रखना कि जो बॉन्ड ऑर्डर होते हैं, वो जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल यानी कि एमओटी जो होते हैं, वो आपको क्या करता है? बबली बंटी डीएसपी बना देता है। अब कहे तो डीएसपी नहीं बनना सर, हमें तो डॉक्टर बनना है, तो यहाँ से डी से डॉक्टर कर लीजिएगा। ठीक है, ओके ओके। बंटी बबली जो है डॉक्टर जो बनेगी, स्पेशलिस्ट किसी भी चीज का। पी से कुछ नाम होता हो तो साइकोथेरेपिस्ट या जो भी आप कह सकते हो, ऐसे भी कह सकते हो। उतने में चीजें जो है ताम झाम नहीं करनी, हम सीधे सीधे कह सकते हैं बंटी बबली डीएसपी बन जाएगी, या बीबी जो है डीएसपी बन जाएगी। ओके, बॉन्ड ऑर्डर कैन बी फ्रैक्शनल, यानी कि ये जो है क्या हो सकता है? आपका पॉइंट में भी हो सकता है, और क्या हो सकता है? इंटीजर में भी हो सकता है, दोनों में हो सकता है। मेन पॉइंट ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, मैंने सारी बातें बता दी, अब एक एक करके जो है एक्सप्लेन करता हूं। एटॉमिक ऑर्बिटल जो होते हैं SPDF होते हैं, और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या होते हैं? सिग्मा पाई, और क्या हो जाते हैं? डेल हो जाते हैं। हमें सिर्फ और सिर्फ सिग्मा पाई पढ़ना है। सिग्मा पाई में भी बहुत छोटी बातें पढ़नी है, डेल के बारे में हमें नहीं पढ़ना है। ओके, अब यहाँ पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म इक्वल टू नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइनिंग, यानी कि जो है कितने होते हैं वो उसके बराबर हो जाते हैं। ये बात को मैं एक्सप्लेन कर देता हूं कि कैसे जो है बनता है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, अगर कंस्ट्रक्टिव होगा, मान लीजिए ये क्या है? कंस्ट्रक्टिव है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, तब तो क्या हो जाएगा? इसकी एनर्जी कम हो जाएगी, क्योंकि सारे मिलके क्या कर लेंगे? एक जो है बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेंगे, इसकी एनर्जी क्या होगी? कम होगी। अगर जो डिस्ट्रक्टिव होगा, ठीक है, अगर क्या हो गया? डिस्ट्रक्टिव हो गया, तो क्या हो जाएगा? और ज्यादा बढ़ जाएगा। यस सर। तो यहाँ पे आप लोग लिख भी सकते हैं कि ये जो है इसकी एनर्जी बढ़ जाएगी। अब कई बच्चा मुझसे पूछता है कि सर ठीक है आपने लिख दिया बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर, सॉरी पहले ये तो लिख देता हूँ,
ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है। CI का मतलब समझ जाओगे ना। यस सर। DI का मतलब मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, CI CI का मतलब होता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और DI का मतलब क्या होता है? डिस्ट्रक्टिव। हाँ, डिस्ट्रक्टिव। इंटरफेरेंस, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या होता है, जो कंस्ट्रक्टिव होगा तो वो क्या करेगा, बॉन्ड बना लेगा। जो डिस्ट्रक्टिव होगा वो क्या करेगा, बॉन्ड बना पाएगा क्या? नहीं। तो वो क्या करते नो हैं, सर। वो एंटी बॉन्डिंग में चले जाते हैं। और एंटी बॉन्डिंग को हम लोग याद रखना कि स्टार से जो है रिप्रेजेंट करते हैं, जबकि बॉन्डिंग को एज इट इज हम लोग क्या कर देते हैं, लिख देते हैं। बोलिए, इतनी सी बात आप लोगों को क्लियर हो गई? Yes, यस sir. सर। ओके। Combining molecular orbital must have same or nearly same energy and shape। मैंने बताया था कि उनकी एनर्जी क्या होनी चाहिए, या तो बिल्कुल एग्जैक्ट सेम होनी चाहिए, या नियरली। सेम जो है उसकी नियरली जो है सेम होनी चाहिए। अब शेप का मतलब क्या है कि जनरली एस एस को कराइएगा, पी पी को कराइएगा, इस प्रकार से जो है आप क्या कराइएगा, कंबाइनिंग कराइएगा। ऐसा जनरली मत कीजिएगा कि पी को जो है डी के साथ करा दे, तो वो उतना अच्छे से जो है बॉन्डिंग का फॉर्मेशन नहीं कर पाता, तो वो जो है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में उतने अच्छे से पार्टिसिपेट नहीं करेगा। मैंने बताया कि अगर जब सिग्मा बॉन्ड बन रहा हो, इसको हम लोग क्या कहते हैं, सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है। और जब सिग्मा मॉलिक्यूलर आपको मैंने बताया था कब बनेगा सिग्मा बॉन्ड का, जब वो एक्सियली होगा। एक्सियली एटॉमिक ऑर्बिटल जो है क्या करेगा, इंटरफेरेंस करेगा। एओ का मतलब क्या हो जाता है, एटॉमिक ऑर्बिटल। क्योंकि कई बार बच्चे बाद में बोलेंगे ना एओ क्या है, एमओ क्या है, ये 6 है क्या, तो इसीलिए मैंने क्या कर रहा हूँ, साथ साथ में जो है लिखते चले जा रहा हूँ। ओके। अब यहाँ पे एओ जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इंटरफेरेंस, यानी कि जो है कैसे बन रहा होगा, दो टाइप से बन रहा होगा। एक कंस्ट्रक्टिव बन रहा होगा और एक कैसा बन रहा होगा, डिस्ट्रक्टिव। कंस्ट्रक्टिव को हम लोग क्या कह देंगे, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और इसको हम लोग क्या कह देंगे, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, बोलिए, क्लियर है? Yes, sir. याद रखना कि किसकी एनर्जी ज्यादा होगी, तो आप मुझे बता सकते हो कि जिसकी एंटी बॉन्डिंग होती है उसकी एनर्जी ज्यादा होती है, उसको हम लोग ग्राफ में क्या करेंगे, ऊपर की ओर जो है रिप्रेजेंट करेंगे। अच्छा, N2 है, यहाँ पे एक बात याद रखिएगा, N जो है कितने बॉन्ड बना रहा होगा, एक N दूसरे N के साथ, बोलिए, एक या दो? दो. 3 बना रहा होगा, तभी तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट होगा। अब यहाँ पे एक N जो है कुछ इस प्रकार से 3 ऑर्बिटल होंगे, एटॉमिक ऑर्बिटल। दूसरा का भी कितना होगा, 3 होंगे। अब इसको मैंने लिख दिया पी एक्स, एंड इसको लिख दिया पी वाई, और इसको लिख दिया पी जेड। और ये क्या हो जाएगा, पी एक्स और पी वाई, और ये क्या हो जाएगा, पी जेड हो जाएगा। Z. अगर पी जेड याद रखना, पीजेड जो है क्या बनाता है, सिग्मा बॉन्ड बनाता है। मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, पीजेड और पीजेड जो है कैसा बॉन्ड बनाएगा, Sigma. अच्छा पी एक्स कैसा बनाएगा, Pi. पाए। इसमें कितने पाए हैं, एक या दो पाए हैं, दो. दो। तो पी वाई कैसा बना देगा, Pi. पाई बॉन्ड, यानी कि एक पाई। सिग्मा दो पाए हो जाएंगे। तो इससे जो बनने वाले होंगे बाकी जो दो बॉन्ड है, मैं इसको ऐसा लिख दूं, इससे ये और इससे ये जो बॉन्ड बनेंगे आपके पाई बॉन्ड बन जाएंगे। बोलिए, क्लियर है? अगर मैंने क्या करा कि पीजेड, Yes, sir. ये भी, हाँ जी कुछ पूछ रहे हैं,
नो सर। ओके, हमने क्या करा कि पी जेड जो है, हो सकता है कि कंस्ट्रक्टिव में जाए। कंस्ट्रक्टिव में जाएगा तो कुछ इस प्रकार से बनेगा, 2 नोडल प्लेन बनेंगे। और यहां से जाएगा तो कितने नोडल प्लेन बन जाएंगे? 4 बन जाएंगे। ठीक है, तो यानी कि कितने नोडल प्लेन बन जाएंगे? 4 नोडल प्लेन बन जाएंगे। तो ये डिस्ट्रक्टिव में हो जाएगा। इस तरह से जो है इसका क्या हो जाता है? स्ट्रक्चर बन जाएगा। अगर जब पाई बॉन्ड बना रहे होंगे तब कैसा होगा कि यानी कि साइड बाय साइड ओवरलैपिंग करेंगे तो कुछ इस प्रकार से बन जाएगा। और जब ये एंटी बॉन्डिंग में यानी कि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में जाएंगे तो ये कैसा बन जाएगा? पाई स्टार 2p हो जाएगा। ओके, अब देखो रूल क्या क्या है। पहला रूल है अबाउट रूल। एक एक करके हम समझाते हैं, चिंता मत कीजिए। दूसरा है पॉली रूल। याद आ रहा होगा, कहीं मैंने पढ़ाया था। यस सर। यस सर। कहाँ पे? चैप्टर 2। वेरी गुड। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में ये तीनों रूल बताया था। मैंने कहा था अबाव रूल क्या कहता है कि इलेक्ट्रॉन को पहले कहाँ भरना? ज्यादा एनर्जी में या कम एनर्जी में? कम। कम एनर्जी में। तो आप इलेक्ट्रॉन को सबसे पहले वहां भरिएगा जहां पे एनर्जी क्या हो? लो हो। इलेक्ट्रॉन्स आर filled where its energy is low। ठीक है, पॉली क्या कहता था? पॉली कहता था, किन्हीं को याद है पॉली क्या कहता था? कि दोनों इलेक्ट्रॉन को सेम स्पिन में मत रखना। एक को अपवर्ड रख रहे हो तो नीचे को कैसा रखना? डाउनवर्ड रखना। तो होल्स रूल क्या कहता था कि इलेक्ट्रॉन को कैसा भरना? एक एक, यानी कि मैंने कहा भी था हाफ हाफ भरना, यानी कि पहले एक एक भरना, बच जाता है तो उसको पेयरिंग करना, और वो भी कैसा? अपोजिट के साथ। बोलिए, यहां तक क्लियर है? यस सर। अब यहाँ, अब हम जो है ना मेन पार्ट में 2023 का क्वेश्चन कर रहे हैं। अभी तो वैसे मैंने कुछ बताया ही नहीं है कि अगर 14 इलेक्ट्रॉन से कम या 14 इलेक्ट्रॉन के बराबर हो तो जो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है कुछ इस प्रकार से। अब अभी तो याद देखने में बड़ा कठिन लग रहा होगा, याद कर लोगे क्या? यस। हाँ, थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है। मैं इसको थोड़ा सा ना इसको सिंप्लीफाई कर देता हूं ताकि कि आप लोगों को याद रहे। देखिए ध्यान से, आप लोगों को जो भी लिखते थे एस एस पब्लिक स्कूल, हमने कहा ना कि हमारे पास इतने से ही काम चल जाएगा। ऐसे लिखते 1s 2s 2p। तो हमने क्या करा कि एस से शुरू किया। 1s को एक बार सिग्मा में डाला, दूसरी बार कहां डाल दिया? एंटी बॉन्डिंग में। फिर हमने 2 लिया तो सिग्मा बॉन्ड बनता है एस से, तो सिग्मा 2s। फिर दूसरे इलेक्ट्रॉन को कहां डाल दिया? 2s। क्या याद रहेगा? यस यस। ये तो बहुत ही आसान है। कहोगे सर 1s है तो इसी के बगल में सिग्मा डाल के 1 स्टार कर देंगे। बहुत सही। सिग्मा 2s है तो सिग्मा बगल में सिग्मा स्टार 2 डाल देंगे। अब ध्यान से सुनिए कि नाइट्रोजन जो होता है वो 14 इलेक्ट्रॉन होता है। यस। तो मैं ये एक्चुअली याद रखने का तरीका बता रहा हूं, ऐसे शायद आप भूल जाओगे, लेकिन अब मैं जो तरीका बता रहा हूं उससे शायद याद रहेगा। इसको पहला बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, इसमें पाई बॉन्ड, और इसमें कैसा बॉन्ड आएगा? पाई पाई। बॉन्ड। ओके, अच्छा इसमें मुझे बताइए कि पाई कितने बॉन्ड है? 2 पाई। टू। पाई कितने हैं? 2। 2 पाई है। तो पाई को ज्यादा प्रायोरिटी देनी पड़ेगी भाई। जिसमें ज्यादा पाई है तो उसको पाई ज्यादा दे देंगे। पाई 2px इक्वल टू पाई 2py। और अब हम क्या लिख देंगे? सिग्मा 2pz। क्योंकि सिग्मा एक था तो इसलिए बाद में लिखे। और इसी चीज को अब एंटी बॉन्डिंग में लिख देंगे। पाई स्टार 2px इक्वल टू पाई स्टार 2py। और यहाँ पे हम लोग लास्ट में क्या लिख देंगे? सिग्मा स्टार 2pz।
क्या याद रहा? अब देखो, Yes, sir. अब हम एक काम करते हैं, काम कर गया, एक पेज ऐड करके मुझे बताइए कि इफ लेस देन 14 इलेक्ट्रॉन और इक्वल टू 14 इलेक्ट्रॉन हो तो उसका क्या लिखेंगे? बताइए, पहले क्या लिखेंगे? सिग्मा 1s2, सभी को बोलना है आपको। ये याद नहीं रखोगे ना, आगे कल की जो नेक्स्ट शनिवार की क्लास होगी ना, पूरी इसी दो फॉर्मूले पे टिकी होगी। एक अभी बता रहा हूँ, एक दूसरा इलेक्ट्रॉन। सिग्मा 1s2, दूसरा क्या हो जाएगा? सिग्मा Star 1s. 1s, 1s2. फिर क्या हो जाएगा? सिग्मा। Sigma 2s2. वेरी गुड, सभी को बोलना है, चीजें मैंने बताया ना। फिर क्या हो जाएगा? सिग्मा। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। मेरी आवाज नहीं जा रही है? सर आ रही है। ओके, थैंक यू। सिग्मा स्टार 2s2। सर आवाज नहीं आ रही। किनको नहीं आ रही है? एक बार रेड करेंगे, बताइए तो सही। अच्छा, कोई बात नहीं, काम कीजिए, आप लेफ्ट करके एक बार इसे ज्वाइन कर लीजिए, शायद आ जाएगी। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा 2s2। अब हमने कहा कि भाई इसके अंदर पाई ज्यादा है तो पाई डोमिनेट करेगा, तो पाई 2px, क्योंकि पहले हम लोग पाई जो बनाते हैं px में, और इसकी एनर्जी किसके बराबर हो जाती है? पाई 2py। मैंने आपको बताया था कि सिग्मा बॉन्ड कौन बनाता है? जेड बनाता है, 2p जेड। हमने कहा कि सेम इसी को ऐसे लिख देंगे, पाई स्टार 2px इक्वल टू पाई स्टार 2py, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? सिग्मा स्टार 2pz हो जाएगा। बोलिए, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट, Yes, sir. अगर आपके पास 14 या 14 से ज्यादा हो तो उसके लिए फॉर्मूला देखिए। तो यहां तक तो आप सभी को बिल्कुल सेम ही यूज करना है। सिग्मा 1, सिग्मा स्टार 1, यहाँ पे 2 भी लिख सकते हैं क्योंकि इसके अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। सिग्मा 2s2 और सिग्मा स्टार 2s2। बोलिए, यहां तक तो किन्हीं को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी? No, sir. No, क्योंकि एस, अब ऐसे भी सोच सकते हैं, 1 ऐसा है उसके साथ एंटिंग डाल देना है, स्टार करके सिग्मा 1 है तो यानी कि सिग्मा स्टार हो गया। सिग्मा 2 ऐसे तो सिग्मा के साथ सिग्मा स्टार डाल देना है। यहाँ तक तो मेरे ख्याल से किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब हम वापस चलते हैं। हमने कहा कि भाई ग्रेटर देन 14 तो हमने ऑक्सीजन ले लिया, ठीक है। अब ऑक्सीजन ले लिया ग्रेटर देन 14 के लिए, तो इसमें सिग्मा कितने हैं? 1. पाई कितना है? 1. 1। अब जब डोमिनेंट दोनों का बराबर है, वहां तो पाए था इसलिए पहले पाए लिखा। ये बोलना नहीं, ये मैंने याद रखने के लिए बताया कि भाई इसमें 2 पाए था इसलिए पहले पाए लिखा। इसको ना कई जगह कहते हैं 21-21 याद रख लीजिए, 21-21, क्योंकि यहाँ पे पहले 2 पाए वाला आएगा फिर 1 आएगा। तो मैंने कहा कि भाई ऐसे बच्चे भूल जाते हैं 21, क्योंकि अगला भी तो आएगा, तो इसीलिए आप याद रख सकते हो 14 इलेक्ट्रॉन के लिए जो है क्या आ जाता है आपके पास, यानी कि पाए है तो पाए पहले लिखेंगे और फिर जो है बाद में सिग्मा लिखेंगे और इसी चीज को रिपीट कर देंगे। लेकिन अब क्या हुआ, ऑक्सीजन वाले में एक सिग्मा एक पाए है, दोनों बराबर हो गए। तो अब हम क्या करते हैं, पहला बॉन्ड जो होता है सिग्मा होता है, तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, सिग्मा 2pz, और ब्रैकेट में क्या लिख देंगे, सॉरी, पाई 2px इक्वल टू पाई 2py। ठीक है। अब देखो हमने एक बार सिग्मा को प्रियोरिटी दिया है तो दूसरी बार किसको प्रियोरिटी देना पड़ेगा? बराबर है तो पाई को। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, पाई 2px इक्वल टू, एंटी डाल दीजिएगा, हाँ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पाई 2py, और लास्ट में क्या हो जाएगा, सिग्मा 2pz हो जाएगा। ओके, बोलिए, क्लियर है? याद हो गया? अच्छा, मैं यहाँ पे पूछूं, आप मुझे बताइए ग्रेटर देन 14 के लिए क्या लिखिएगा? पाई ग्रेटर देन 14 के लिए तो क्या लिखेंगे? पहले सिग्मा 1s2 सिग्मा 1s2 सिग्मा star 1s2 star 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा 2s2
सिग्मा स्टार टू। अब यहाँ पे क्या होगा, क्योंकि ऑक्सीजन ले लेना है, यानी कि क्या हो जाएगा सिग्मा 2p sigma 2p जेड। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा पाई 2px इक्वल टू पाई। कहा कि ऑक्सीजन है, एक बार सिग्मा को प्रायोरिटी लेंगे तो दूसरी बार किसको ले लेंगे, पाई को। यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टार इक्वल टू पाई स्टार 2py और यहाँ पे सिग्मा 2p जेड। क्या आपको याद रह गया? चलिए अब मुझे बताइए, अब मुझे बताइए कि अगर मान लीजिए कि मुझे लेस देन 14 के लिए लिखना हो तो क्या फॉर्मूला हो, आप लोग बोलिए सभी। सिग्मा 1s2 हाँ हाँ sigma star 1s2 हाँ जी sigma हाँ 2s2 हाँ sigma star 2s2 ओके pi 2px हाँ वेरी गुड पाई equal to 2 pi हाँ sigma 2pz ओके sigma pi star 2px पाई एंटी बॉन्डिंग पाई स्टार 2px इक्वल टू पाई 2py और फिर लास्ट में क्या हो जाएगा सिग्मा स्टार 2pz। वेरी गुड, ठीक है। तो आपको इसको याद रखना, यही क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सा करेक्ट सीक्वेंस है, ठीक है। तो आपको इसको नेक्स्ट क्लास में याद रखना, इसके बाद हम लोग जो बहुत सारी बातें करेंगे। आज हमने बेसिक